नमस्कार। पिछले 40 दिनों से आप न्यूज़ 24 की बंगाल चुनाव पर खास पेशकश माहौल क्या है जगह जगह से देख ही रहे, लेकिन आज मैं बहुत ऐतिहासिक जगह पे हूं और आज इसी विधानसभा क्षेत्र से माहौल क्या शुरू करूंगा। सबसे पहले आप ये पीछे कोठी देखिए, क्या अद्भुत शानदार 18वीं शताब्दी का ये घर है और ये घर रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें कि गुरुदेव विश्व कवि कहा जाता है, उनका घर है। 1861 में गुरुदेव यहीं पैदा हुए थे, उनका बचपन यहीं बीता था और उसके बाद अंतिम सांस भी उन्होंने ली थी। एकमात्र ऐसे भारतीय, एकमात्र ऐसे गैर यूरोपीय पहले जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि इनकी एक अमर कृति है। रविन्द्रनाथ टैगोर का ये देश हमेशा ऋणी है। इन्हीं के आदर्शों सिद्धांतों पर चलने के लिए हम सब इनको गुरुदेव या विश्व कवि के तौर पर याद भी करते रहते हैं। बहरहाल ये बात हुई रविन्द्रनाथ टैगोर की। मैं आज रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म स्थान, जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है जोरासांको, वहाँ पर हूँ और वहाँ का माहौल आपको दिखाऊंगा। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक और महान विभूति, जिसको देखते ही आपका सिर श्रद्धा से झुक जाता है। पहले उनके जन्मभूमि पर चलते हैं और उसके बाद सियासत की बातें करेंगे। ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मई 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ और सिर्फ 1.5 साल के बाद जनवरी 1863 में महान चिंतक, दार्शनिक विवेकानंद का जन्म रविन्द्रनाथ टैगोर के घर से 1 किलोमीटर दूर पर हुआ और ये उनका घर है, जिसको अब म्यूजियम बना दिया गया है और ये रामकृष्ण मिशन ने इसको किया है। ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है विवेकानंदा's एंसेस्ट्रल हाउस। ये उनका पैतृक निवास स्थान है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि विवेकानंद के पिताजी की जब कम उम्र में मौत हो गई थी तो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त विवेकानंद ने इस घर पर, चूँकि उनकी चाची ने इस पर दावा ठोक दिया था, तो मुकदमा ही लड़ते रहे और उनकी मौत के बाद अदालत ने इस घर का अधिकार विवेकानंद को दिया। तो आज मैं माहौल क्या है में जोरासांको में आया हूँ और एक अद्भुत जगह है ये और अद्भुत बातें हैं। ये दो महान लोग इतनी कम दूरी पर पैदा हुए थे और अपना पूरा बचपन भी यहीं बिताया था। और कुछ जानते हैं ये जगह क्या है? ये विवेकानंद उनका पैदाइश का जगह है। अच्छा, ये बात मालूम है आपको? जी मालूम तो है, लिखा हुआ भी है। कभी दर्शन भी करने गए? नहीं, अंदर तो नहीं गए हैं। हम यहीं के रहने वाले हैं तो आते जाते रहते, बाहर से देखते हैं। तो इनके बारे में सोचते क्या हैं आप? इनके बारे में ये जो है हमारे देश का बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जनाब बाहर गए, पढ़ाई किए और जो है इनका एजुकेशन जो है बहुत आला तालीम इनका है। और मैं तो यही सोच के, बताओ, कुछ ही दूर पर, आपका नाम क्या? शब्बीर आलम। शब्बीर आलम साहब, 1.5 किलोमीटर दूर रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुए, यहाँ विवेकानंद पैदा हुए। ऐसी भूमि को तो मन होता है कि इसको माथे से लगा ले। बेशक बेशक बेशक, सही बात है। ऐसे दो महान लोग इतनी कम दूरी पर पैदा हुए, दुनिया में शायद कोई और जगह ऐसी होगी कि नहीं होगी? नहीं हो सकती है। तो शब्बीर साहब, ये असल में ये सब तो बात ठीक है, लेकिन मैं चुनाव के सिलसिले में घूम रहा हूँ और ये जो विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव कह के गए थे, अब वो अमल में आने से तो रहा। इन दोनों पे राजनीति भी खूब हुई, इन दोनों को अपना अपना बनाने की बात भी खूब हो रही है। तो अब ये बताओ कि कौन किसका है? जी, कौन किसका है? कोई तो किसी का नहीं है ऐसे में। ऐसे में तो कोई किसी का नहीं है। अच्छा, भगवान श्री राम किसके हैं? जी, भगवान श्री राम किसके हैं? ये तो सबके लिए है। बीजेपी वालों के नहीं है? जी, बीजेपी वालों के नहीं है? बीजेपी वालों के लिए सिर्फ बीजेपी वालों के लिए नहीं है, तो जिनके लिए है, जो मानते हैं, सबके लिए है। और इस बार का माहौल क्या है यहाँ चुनाव का?
चुनाव का, ये तो बहुत कन्फ्यूजन वाला बात है बहुत कन्फ्यूज मुसलमानों में भी कंफ्यूजन है। जी, हाँ? कन्फ्यूजन है, कुछ बोला नहीं जा सकता। किधर जा रहे हैं वैसे आपके जान पहचान वाले? जान पहचान वाले, हमारे जान पहचान वाले, कुछ बोला किसी के दिल में तो झांक कर देख नहीं सकते कौन कहाँ जा रहा है, हम तो किसी से ये नहीं लेते हैं। अरे तो अभी किधर जा रहे हैं? मुसलमान ज़्यादा कि कंफ्यूज है, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं? बट रहा वोट क्या? कुछ तो बटेगा वोट किधर जाएगा? है। अब ये अलायंस हुआ है कांग्रेस और सीपीएम, तो इधर से भी जा सकता है, कुछ जाएगा? कुछ जाएगा, जरूर जाएगा। बीजेपी पे तो नहीं जाएगा? बीजेपी पे कम चांस है। कम चांस क्या, नहीं जाएगा? हाँ, आप बोल रहे नहीं जाएगा नहीं, आप बताओ। हैं? हम तो बोल नहीं सकते, कंफ्यूज हैं इस मामले में। अच्छा, आप चाहते क्या है, किसकी सरकार बने इधर? है, हम तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा किसकी सरकार बने, माइंड काम नहीं कर रहा, ऐसा स्थिति है कि कुछ काम ही नहीं कर रहा माइंड। देखो ऐसा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाँ। माइंड पे बहुत ज़्यादा जोर देने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसकी बनेगी बनेगी, यही बात है, बस अच्छा से चले, समझे ना, सरकार किसी की भी बने, अच्छा से चलाए, अच्छा से चले। को ठंडा रखिए अब शबीर साहब, ठीक है? जी जी जी। हम चलते हैं। आप बताइए, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक ऐसी जगह है, मैं यहाँ आकर के इस इलाके में, वैसे तो माहौल क्या है, मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ चीज़ें लोगों को बताई जाए। आप ही बताइए, आपको क्या लगता है कि इधर माहौल क्या है? और ये सब विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर की बाड़ी या घर जो था, वो इसी बार चुनाव में चर्चा के दौरान आया कि लोग पहले भी कुछ जानते थे, पहले भी कुछ समझते थे? सबसे पहले मैं तो यहाँ से जा रहा था, मैंने आपका न्यूज़ 24 देखा और आपका प्रोग्राम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसीलिए मैं यहाँ रुका खास करके, नहीं तो मीडिया देख के पहले भाग जाता हूँ। और अरे चलिए, ये बात बाद में। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे माहौल क्या है, कहने का मतलब तो ये कि यहाँ पे काम विकास कुछ हुआ नहीं है, और ख़ास करके जोड़ा साउथ क्षेत्र में। और लोगों को यह भी नहीं पता है इस क्षेत्र में कि विवेकानंद यहाँ पैदा हुए हैं, कि रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुए हैं, कोई ये जानकारी खास करके नहीं है। इन दिनों में ऐसा मुद्दा उठा है बीजेपी की तरफ से या तृणमूल की तरफ से, इतना यहाँ पे माला पहनाया गया कि लोग इस कारण से जान गए कि यहाँ विवेकानंद स्वामी पैदा हुए हैं। तो किसी को जानकारी भी नहीं था कि विवेकानंद स्वामी पैदा हुए थे। खास करके लोग फ़ोटो देख के जानते कि हाँ विवेकानंद का फ़ोटो है। तो खास कर यहाँ कोई विकास ऐसा हुआ नहीं है अभी। रंग इसी चुनाव में पता चल गया, इसी चुनाव में पता चल गया कि यहाँ पे 2 जन पैदा हुए हैं। आप क्या कह रहे हो भैया? मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत आपका न्यूज़ देखता हूँ, न्यूज़ 20 बहुत देखता हूँ मैं। और आपको तो पूरा ट्रेन में इधर उधर। अरे भैया, हम अपनी बात करने नहीं आए। देखिए, मैं एकाएक लोगों से, सड़क चलते लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप एकाएक आ गए, ऐसा तो है नहीं मैंने आपको बुलाया। नहीं, मैं फॉलो करता हूँ आपका न्यूज़, मैं बहुत देखता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ठीक है, अब हमारी बात छोड़िए। ये आप कहाँ? यहीं सामने आपकी दुकान सामने ही है? हाँ। तो कितने साल से आपकी दुकान है रामकृष्ण मिशन के ठीक सामने? करीब 6 साल से। इन 6 सालों में इधर गतिविधियाँ पहले कैसी थी और आजकल कैसी चल रही है? पहले 6 साल में भी उतना ही बढ़िया था और आज भी उतना ही बढ़िया। लोग आते थे इधर? हाँ, नहीं वो ऐसे पब्लिक का आना जाना म्यूजियम में लगा हुआ रहता है आम, लेकिन नेता लोग का नेता लोग का अभी हुआ है इधर अभी हुआ। इस 2019 में हम देखें लोकसभा में और विधानसभा में देखें, उससे पहले नहीं देखें। हालांकि 2016 का इलेक्शन में नहीं देखे थे, इतना नहीं देखे। 19-21 में ज़्यादा इन लोगों ज़्यादा हुआ जी। ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये दिखाने के। एकदम जी। जिस देश में नायकों को लेकर के खांचे में और सांचे में बांटने की कोशिश की जाने लगे, उस देश का क्या होगा भगवान ही मालिक है। बहरहाल माहौल क्या है, मैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। रामनवमी के दिन अपने ऑफिस में पूजा कर रहे ये टीएमसी कैंडिडेट विवेक गुप्ता हैं। पेशे से व्यवसायी हैं और एक अखबार के मालिक भी। भगवान श्री राम को लेकर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, लेकिन भगवान श्री राम तो सबके आराध्य हैं। जोड़ा सांको के टीएमसी उम्मीदवार विवेक गुप्ता राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं और टीएमसी से यहाँ के उम्मीदवार हैं। लोगों से कोरोना काल में इसी तरह दूर दूर से वोट मांग रहे हैं, गली में हैं, और कोरोना की वजह से
उम्मीदवारों के लिए एक अलग तरह की दिक्कत भी आई है। विवेक जी, पहली बात तो ये कि रामनवमी पर भी आप भी पूजा करते दिख रहे थे, बीजेपी कैंडिडेट भी। देखिए, हमारा तो सन्मार्ग का स्थापना दिवस है और ये सन्मार्ग की स्थापना 1930 में स्वामी करपात्री जी महाराज हाँ, ने मैं ये बता दूं कि सन्मार्ग एक बंगाल में हिंदी न्यूज़पेपर है, उसके मालिक भी हैं विवेक जी। तो सन्मार्ग की स्थापना रामनवमी के दिन 1930 में स्वामी करपात्री जी ने की थी और उसके बाद कुछ ऊपर वाले की इच्छा या अनुकंपा ऐसी थी कि जब सन्मार्ग कलकत्ता में आज से 76 वर्ष पहले लॉन्च हुआ था, तब न तो मैं था न कैंडिडेट जो हमारे विरोधी दल के कैंडिडेट, हम लोग दोनों का जन्म नहीं हुआ था। बट तब से ये नियम है कि रामनवमी के दिन ही सन्मार्ग की स्थापना हुई थी और उसके दिन हम लोग सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, हवन भी करते हैं, रामनवमी की पूजा भी करते हैं। तो ये सन्मार्ग के लिए कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सालों से होता आ रहा है। ये जय श्री राम का लेकिन कॉपीराइट तो वही बंगाल में, लेकिन नारा वही मार रहे हैं। नहीं, और आप टीएमसी कैंडिडेट। मैं तो खाली आज रामनवमी है तो जय श्री राम तो मैं भी बोल लूँगा, आज नहीं, मैं पूरे साल बोलता हूँ। मेरे दादाजी का भी नाम राम अवतार है, तो राम के आगे जय श्री सिया सीता जो भी लगाना मैं सारा लगाने को तैयार हूँ। बट कल एक महेश्वरी सभा में हमारी मीटिंग थी और वहाँ एक आदमी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही हमको, वो मैं चाहता हूँ। बोले, सर पिछले 2 साल से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जय श्री राम है, वो जय श्री कृष्ण और ओम नमः शिवाय भूल गई है। तो कभी मौका मिले तो उनको याद दिला दीजिए कि और भी देवी देवता हैं हम लोगों के बीच में। देखिए, सीरियस बात ये है कि जय श्री राम जो है ये हमारे शरीर में एक ऐसा संचार करता है कि हम लोग अगर कोई बहुत बड़ी कठिन चुनौती हो तो उसको भी आदमी पार कर जाए। ये हमारी ताकत है, ये हमारी आराधना है, ये हमारा प्रार्थना है। ये पॉलिटिक्स कब हुआ ये मुझे समझ में नहीं आया और ये अपमान का जरिया कब बना हमको नहीं समझ में आया। एक महिला मुख्यमंत्री का विक्टोरिया मेमोरियल में जय श्री राम का नारा जो है अपमान करने के लिए कब से यूज़ होने लगा, ये हमें मैं तो आपको तो जय श्री राम से उत्साह आता है, लेकिन आपकी नेता तो भड़क सी जाती हैं, उतर जाती है गाड़ी से। मैं वही समझाना चाहता, आपने सवाल अच्छा सवाल पूछ लिया। और ये जय श्री राम वाले कैसे भक्त हैं जो दीदी के सामने जय श्री राम बोल के भाग जाते। जय श्री राम से तो उल्टा ताकत आनी चाहिए, दीदी के सामने जाना चाहिए। हनुमान जी जय श्री राम बोलकर लंका में आग लगा के आ गए थे, इनको भागने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इनके अंदर भी अपने आप के अंदर एक तो हनुमान पैदा कर लें। और दूसरी चीज़, राजीव रंजन जी सीरियस बात ये करें, हमारा हिंदू धर्म जो है 5000 10,000 वर्ष पुराना है। वेद, उपनिषद, रामायण, किसी भी किताब में आप पढ़ लीजिए, जो भी आप हिंदू ग्रंथ को, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म कभी भी नहीं। हमारे धार्मिक गुरु हमेशा अलग रहते थे, हमारे ऋषि मुनि अलग रहते थे। ज़रूरत पड़ने पे वो राजा को एडवाइस देते थे, राजा की मदद करते थे। अलग अलग अपनी मान्यता है। महात्मा गांधी कहते थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अगर धर्म नहीं हो, साधन ठीक ना हो तो साध्य ठीक नहीं हो सकता। वो अलग अलग बातें। मैं विवेक जी आपसे एक सवाल अंतिम पूछ रहा हूँ कि आमतौर पे ये माना जाता है कि मारवाड़ी, बिजनेसमैन, आपकी टाइटल के लोग बीजेपी की तरफ ज़्यादा रहते हैं। इस इलाके में वोटर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ये कहना है कि बिजनेस क्लास का नॉन बंगाली आदमी टीएमसी से चुनाव लड़े तो उसके लिए कितनी मुश्किल है और कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है? देखिए, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जय श्री राम और साथ में जय ममता बोल के हम लोग दोनों नारा लेके उतरे हैं। और आसान कोई भी का इलेक्शन नहीं होता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। हम भी वो कर रहे हैं, चोट लगी हुई है फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि देखिए, हमारी बिजनेसमैन ये देते थे कि हर इलेक्शन में मुद्दे अलग अलग होते हैं, चीज़ें अलग अलग होती। 2019 में जो मुद्दे थे आज वो नहीं है। 2019 में हमारे जीवन में कोरोना नहीं था। लोगों ने देखा है कोरोना में, बिजनेसमैन ने भी देखा है कि कोरोना में उनके बगल में, उनके द्वार पे कौन खड़ा था और कौन सिर्फ दिल्ली से खाली बातें कर रहा था। ये बीजेपी कैंडिडेट मीना पुरोहित हैं। रामनवमी के दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह जाकर के पूजा कर रही हैं, हर मंदिर में मत्था टेक रही हैं और हर जगह होने वाले हवन में शामिल हो रही हैं। मीना पुरोहित का कहना है कि भगवान श्री राम उनके आस्था के प्रतीक है। श्री राम उनका नारा नहीं, उनके भी आराध्य हैं। जोड़ा सांको विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मीना पुरोहित हैं। कई बार काउंसलर रही हैं, डिप्टी मेयर भी रही हैं। मीना जी, रामनवमी के दिन आज लगातार आपका पूजन चल रहा है कार्यक्रम,
तो राम ही बेड़ा पार लगाएंगे इस बार आप लोग का? राम जी की पूजा 12 महीना चलती है। हम राम जी के भक्त हैं। जन्म ही हमारा राम है, कर्म भी हमारा राम है, संस्कार भी हमारा राम है और जन्म से लेकर मृत्यु तक हम राम के नाम पर ही जीते हैं। इसलिए आज राम जी का जन्मदिन है तो अवश्य ही हम पूजा अर्चना करेंगे उस राम की जिस राम के देश में हमने जन्म लिया है। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे ज्यादा नारा आप लोगों की रैलियों में, आपके प्रचार में जय श्री राम का ही लग रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बस उसी का सहारा है ना? राम के बिना किसी का काम भी नहीं हो सकता है और ये हमारा कोई राजनीतिक नारा नहीं है, ये हमारा संस्कारित नारा है और ये हमारा हम संस्कार और संस्कृति है हमारी राम, इसलिए कोई राजनीतिक नारा नहीं है हमारा। आप एक दूसरे से मिलेंगे तो राम राम ही कहने वाले हैं, इसलिए हमारा राजनीतिक नारा नहीं है। ये जो बोलते हैं राजनीतिक नारा है ये भूल करते हैं। अच्छा मीना जी, एक बात मुझे आप ये बताइए, इस इलाके में आप के वोट मांगने का या मुद्दा क्या है इसके अलावा? देखिए, आप तो यहाँ से काउंसलर भी रही हैं। मैं इसी जोड़ा साकू विधानसभा में एक वार्ड की काउंसलर हूँ 25 सालों से। तो ये सब वार्डों में जो गुंडागर्दी, जो भय, जो सिंडिकेट, जो अशांति फैलाई जा रही, उसके अगेंस्ट में हम वोट मांग रहे हैं कि हम शांति लाएंगे इस इलाके में, सिंडिकेट नहीं होने देंगे, हम गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, हम अशांति नहीं होने देंगे और जो भी अशांति करेगा उसको हम छोड़ेंगे। इसलिए हम ये यहाँ से मीना जी, ममता बनर्जी टीएमसी की जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री नेता हैं, वो उन्होंने एक जनसभा में कहा कि रामनवमी के दिन बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, बीजेपी इसमें कुछ खेल कर सकती है, भड़का सकती है। हम देख रहे हैं आप जगह जगह वार्ड में जा रही हैं, वहाँ रामनवमी की पूजा रखी हुई है। अगर चुनाव नहीं होता है तभी ये पूजा होती रहती है। रामनवमी में आज तो नहीं, ऐसे ही आज तो चुनाव का आप बोल रहे हैं, लेकिन हम तो रामनवमी के हर साल पूजा करते हैं, हर साल रामनवमी के दिन पूजा करते हैं, नवरात्रि में 9 दिन पूजा करते हैं। ये कोई मेरा नया फंडा नहीं है कि आज रामनवमी के दिन मैं स्पेशल पूजा करने आई हूँ, हर साल पूजा करती हूँ। हर साल मेरा इतने ही मंदिरों को जाना होता है और हर दिन हम जब भी उतरते हैं घर से, चाहे हनुमान जी का मंदिर हो चाहे राम जी का मंदिर हो, हम हर मंदिर में पूजा करके ही निकलते हैं घर से। तो क्या उम्मीद लग रही? 100% नहीं, 200% जीतेंगे यहाँ से हम। 200%। और अब हम जोरा सांको और उसके बगल की जो विधानसभा सीट है, उन दोनों की एक जनसभा मिला करके हो रही है। ये देखिए, वामपंथी और कांग्रेस की इस जनसभा का माहौल ये है। कोरोना काल में 100-200 लोगों के साथ लोग पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं और अपनी अपनी बात कर रहे हैं। यहाँ पर माहौल जो है आपने देखा ही। दादा, क्या माहौल है? माहौल तो अभी जोट प्रार्थी के लिए अच्छे है। अच्छा, हाँ, जो पूरा देश और राज्यों में चल रहा है, वो जो आम आदमी है उसको एकदम पीछे धकेल दिया। तो वहाँ से अगर आपको निकलना है तो ये जोट प्रार्थी को जिता के लाना होगा। और इधर जो चल रहा है पूरी माने मोहल्ले में, माने पूरा वेस्ट बंगाल में ऐसे चल रहा है, कोई ये सामने नहीं आ सकता। अगर सामने आएंगे तो बाद में उसको देखा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ दादा, ये जो भगवान श्री राम की राजनीति हो रही, रमजान की राजनीति हो रही, जो धर्म की बात हो रही, अब यही होगा क्या इस इलाके में? नहीं नहीं नहीं, हम लोग की सब धर्म एक ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग कोई है नहीं। जिसका धर्म उसका कहते तो सब हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं आप देख रहे हैं? जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को करने दीजिए, लेकिन हम लोग जो आ रहे हैं ये इसमें नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन दादा, आप एक बात तो मानोगे, ये देखो आपकी रैली हो रही है, ये देखो 2-2 उम्मीदवारों की ये रैली हो रही, ये भी तो कुछ माहौल बनाने वाली बात होती है, देखने वाली बात होती है। ये माहौल है हम लोग का। जब हम लोग सभी के घर में जाते हैं तो बोले आप लोग ही अच्छा है,
हम लोग जो इससे पहले जो 34 इयर्स वामपंथी था, ऐसा नहीं था ये। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक संग बैठ के बात करते थे, खाना पीना भी एक संग करते थे। लेकिन अब ऐसी मोहल्ला नहीं है। आप जाके किसी मुस्लिम के बारे में कुछ बोलो तो वहां से आके हिंदू लोग ही आपको मारेंगे। ये उसको भले क्यों बोले हैं आप। को प्रेजेंटेड बाय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।